1 पाउंड 347 रुपये, 1 डॉलर 277 रुपये, 1 इंडियन रुपीज़ 3.3 रुपये। हम अपने माशरे में मुख्तलिफ़ करेंसियों की वैल्यू को कम होता या बढ़ता हुआ देखते हैं। कभी सोचा कि आखिर क्यों किसी करेंसी की वैल्यू को हाइप मिलती है और किसी करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है? आखिर क्या ऐसा स्टैंडर्ड है जो किसी करेंसी को वैल्यू देता है, या यहाँ पर कोई मिस्टीरियस पर्सन है जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है कि किस वक्त किस करेंसी को वैल्यू देनी है और किस वक्त किस करेंसी की वैल्यू को डिक्लाइन करना है? आखिर किस तरह होती है इन करेंसी की वैल्यू में फ्लक्चुएशन? तो आज हम अपनी वीडियो में उस स्टैंडर्ड की बात करेंगे जिसकी बना पर किसी करेंसी को वैल्यू दी जाती है या किसी करेंसी से वैल्यू छीन ली जाती है। यानी आज हम बात करने जा रहे हैं द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो वेलकम करता हूं गाइस आपका मिस्ट्री ऑफ मनी के पार्ट 2 में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम पैसों के मुतालिक आपके तमाम डाउट्स को क्लियर करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अपनी आज की वीडियो में हम 3 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले द एवोल्यूशन ऑफ बैंक्स, नंबर 2 द गोल्ड स्टैंडर्ड, नंबर 3 हाउ एक्चुअली द करेंसी वर्क्स। मतलब आज हम देखेंगे कि आखिर किस तरह ये पैसा काम करता है, आखिर क्यों हर कोई इन पैसों के पीछे भाग रहा है। 50 रुपए कितने टिके ने? वो मेरे ने। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। अब बात करते हैं अपनी वीडियो के पहले पॉइंट की, द एवोल्यूशन ऑफ बैंक्स। जैसा कि हम पार्ट 1 में डिटेल से बात कर चुके कि ये पैसा किस तरह इवॉल्व हुआ, इंसानों ने किस तरह पैसे की बुनियाद रखी। फिर बाद में बात ये आई कि पैसा तो आ गया, इस पैसे को संभालना किस तरह है। पैसे को संभालने के लिए बैंकिंग सिस्टम की भी ज़रूरत थी। तो आज हम यही बात करेंगे कि इंसानों ने किस तरह बैंकिंग सिस्टम को मुतारिफ करवाया। क्या उस वक़्त के बनाए गए बैंक उसी बेस पर काम करते थे जो कि आजकल के बैंकों की बेस है? क्या उस वक़्त के बैंक्स का वर्किंग सिस्टम भी सेम वही था जो कि आजकल के बैंक्स का है, या उस वक़्त बैंक्स की बुनियाद कुछ और रखी गई? तो चले बात करते हैं इस पॉइंट पर। बैंकिंग सिस्टम का आगाज़ सबसे पहले अर्ली टू मिडल एजेस के दरमियान हुआ। ये वो वक्फा था जिनके दरमियान बैंक्स ने आगाज़ किया और अरूज पकड़ा। इससे पहले बैंकिंग सिस्टम का कोई नामो निशान नहीं था। बट जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि हमारे माशरे में जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बैंक है, चाहे वो स्टेट का बैंक है, चाहे वो एक रीजन का बैंक है, उन सब का वर्किंग सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है। सारे एक ही प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं। क्या अर्ली एजेस के बैंक्स भी उसी प्रिंसिपल पर काम करते थे? तो इसका जवाब है नहीं। हमारे पास आजकल सिर्फ एक तरह का बैंक है, मतलब कि जितने भी बैंक हैं वो एक तरह के प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं। बट एट द स्टार्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम 3 तरह के बैंक्स बनाए गए। सबसे पहले पॉन ब्रोकर्स, नंबर 2 मनी चेंजर्स, नंबर 3 मर्चेंट बैंकर्स। अब आखिर इन 3 तरह के बैंक्स बनाने का मकसद क्या था, इन तीनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या था और ये तीनों किस तरह काम करते थे? तो करते हैं इन पर भी थोड़ी सी बात। सबसे पहले पॉन ब्रोकर्स। पॉन ब्रोकर्स बिल्कुल सेम पॉन शॉप की तरह काम करते थे जो कि आजकल हमारे जदीद दौर में भी पाए जाते हैं। इसको समझने के लिए हम नेटिव वर्डिंग में बात करते हैं। जैसे कि हम घर गिरवी ले लेते हैं, किसी को पैसे दे के उसकी प्रॉपर्टी अपने पास रख लेते हैं। ये जो सिस्टम है, घर को गिरवी ले लेना, किसी चीज़ को गिरवी रख के पैसे ले लेना, ये जो सिस्टम है इसे पॉन सिस्टम कहा जाता है। और वो बैंक्स जो इन सिस्टम को अमल में लाते थे वो पॉन ब्रोकर्स कहलाते थे। नंबर 2 मनी चेंजर्स। मनी चेंजर्स जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है, ये करेंसी एक्सचेंज करते थे, उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल कर अपना गुजारा कर लिया करते थे। और नंबर 3 हमारे पास आ जाता है मर्चेंट बैंकर्स। ये इंटरेस्टेड लोन्स की तरह है, मतलब कि जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके पास काफ़ी पैसा है वो पार्टनर्स के साथ मिलकर लोगों को अपने पैसों से या पार्टनर्स के पैसों में से लोन दे देते हैं और उसमें से फिर प्रॉफिट उससे लेते रहते हैं। ये था मर्चेंट बैंकर्स। तो ये थी अर्ली टाइप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम जो कि हमारे बैंकिंग सिस्टम के आगाज़ के वक्त बनाई गई थी। बट अगर हम जदीद दौर के बैंक्स की बात करें तो जदीद दौर के बैंक्स इन तीनों टाइप्स के मजमूए से बने हैं। ये तीनों टाइप्स एक ही बैंक में मौजूद होती हैं। हमने जैसे बात किया कि आजकल के तमाम बैंक्स सिर्फ एक तरह के वर्किंग प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं और वो एक तरह का वर्किंग प्रिंसिपल इन तीनों प्रिंसिपल को कलेक्ट कर कर बनाया गया है। अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड। चले पहले थोड़ी देर सांस ले ले, फिर इस पॉइंट पर बात करते हैं। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? क्या बात है। अब व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड।
ये वो स्टैंडर्ड है जो किसी भी करेंसी को वैल्यूएबल या डीवैल्यूएबल बना सकता है चंद ही लम्हों में। आखिर किस तरह ये करेंसी की वैल्यू को कंट्रोल करता है, अब हम इस पॉइंट पर डिटेल से बात करते हैं और इस पॉइंट को समझते हैं। गौर से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड, अ वे टू प्रोवाइड वैल्यू टू मनी और करेंसी बाय द रेफरेंस ऑफ गोल्ड विच वी हैव। मतलब कि कागज़ के नोटों को करेंसी की वैल्यू देना गोल्ड के रेफरेंस से, वो गोल्ड जो हमारे पास रिजर्व्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब किस तरह रिजर्व्ड पड़े गोल्ड की बना पर कागज़ के नोटों को करेंसी की वैल्यू दे दी जाती है। आखिर क्या है ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जिनकी बना पर किसी करेंसी को वैल्यूएबल या डीवैल्यूएबल बना दिया जाता है, इसको करते हैं डिस्कस। अब इसका मतलब क्या है, जैसा कि हमने पार्ट 1 में डिटेल से बात की थी कि जब पेपर करेंसी का आगाज़ हुआ तो चाइना ने कुछ स्पेसिफिक शॉप्स को ये अथॉरिटी दी कि वो पेपर करेंसी को वैल्यू दे सकती थी या पेपर करेंसी को रिलीज़ कर सकती थी। बट इसका ड्रॉबैक क्या था कि हमने उस वक्त भी बात की थी कि ये पॉइंट आ सकता है कि पेपर करेंसी को हर कोई प्रिंट करना स्टार्ट कर दे। उसी के हल के लिए ये सिस्टम लाया गया था कि कुछ स्पेसिफिक शॉप्स को ये अथॉरिटी दे दी गई थी कि पेपर करेंसी सिर्फ वही प्रिंट कर सकते हैं। बट बाद में क्या हुआ कि जिनको ये अथॉरिटी दी गई थी उन्होंने ही वो गलत काम करना स्टार्ट कर दिया, जिससे पेपर करेंसी एक्सेसिव अमाउंट में प्रिंट होना स्टार्ट होगी और उसकी निस्बत हमारे पास रिजर्व्स मौजूद नहीं थे। जैसा कि अगर कोई भी उन शॉप्स से जाकर पेपर करेंसी जारी करवाने आता था तो वो उसकी बदौलत वहाँ पर जाकर अपना कोई सामान रखवा देता था। बट बाद में क्या हुआ कि जब एक्सेसिव अमाउंट में पेपर करेंसी प्रिंट होना स्टार्ट हो गई तो हमारे पास उसके रिजर्व्स मौजूद नहीं थे, बट पेपर करेंसी रिजर्व से ज़्यादा अमाउंट की मार्केट में रिलीज़ हो चुकी थी। इसी चीज़ से बचने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया। गोल्ड स्टैंडर्ड सबसे पहले 1816 में इंग्लैंड ने अपने बैंक्स में इम्प्लीमेंट किया। इंग्लैंड के इस काम के बाद यूएस ने 1900 में गोल्ड स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट कर लिया। अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड गोल्ड की निस्बत से अपनी करेंसी को वैल्यू देना है। आखिर किस तरह, इसको समझने के लिए हम एक मिसाल देखते हैं कि बिलफर्ज एक बंदे के पास 6 किलो सोना है और हमारी हुकूमत ये ऐलान कर देती है कि 1 केजी सोने के बदले में 300 रुपये दिए जाएंगे। तो मतलब कि उस बंदे के पास इनडायरेक्टली 2400 रुपये है। वो जब चाहे उस सोने को रखवा कर उसके बदले में 2400 रुपये ले सकता है। यही गोल्ड स्टैंडर्ड है कि आपके पास एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रख दिया गया गोल्ड का और उसकी स्पेसिफिक अमाउंट की स्पेसिफिक वैल्यू दे दी गई। इससे ज़्यादा वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम इस लॉजिक को मौजूदा कंट्रीज़ के गोल्ड रिजर्व्स के साथ कंपेयर करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के पास 64.6 मैट्रिक टन का गोल्ड रिजर्व है। हमारी नज़रों में ये बहुत ज़्यादा गोल्ड है, बट अगर हम इसे दूसरी स्टेट्स के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत कम गोल्ड है। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के पास 8133 मैट्रिक टन गोल्ड है, जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स ओन्ड कंट्री मानी जाती है यूएस के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया की भी, तो इंडिया के पास भी इवन 800 मैट्रिक टन का गोल्ड रिजर्व मौजूद है। पाकिस्तान इनकी निस्बत आप खुद ही देख सकते हैं कहाँ लाई कर रहा है। अगर हम इसको वैल्यू में कन्वर्ट करके कोशिश करें समझने की, तो पाकिस्तान और यूएस इन दोनों के गोल्ड रिजर्व्स में 127 टाइम्स का डिफरेंस है। मतलब कि अगर हम दोनों ने अभी तक इक्वल अमाउंट ऑफ पेपर करेंसी प्रिंट की होती तो हमारी और यूएस की करेंसी के दरमियान एक्सचेंज डिफरेंस 127 का होता। यूएस का $1 पाकिस्तान के 127 रुपये के बराबर होता। बट अगर हम आजकल की बात करें तो यूएस का $1 पाकिस्तान के 270 रुपये के बराबर है। चीटिंग करता है तो कैमरा बंद कर दे। आखिर क्या है इसकी वजह? हमने वैल्यू के अकॉर्डिंग भी चेक किया तो हमारी और उनकी करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस 127 रुपये बनता है। तो फिर ये क्यों 277 रुपये पर गया? क्या थी इसकी वजह? इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने यूएस की निस्बत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी प्रिंट की। हमने अपने गोल्ड रिजर्व्स को भी एक्सीड करके ज़्यादा पैसे प्रिंट कर दिए, जिससे क्या हुआ, गोल्ड की वैल्यू ऊपर चली गई और हमारी करेंसी की वैल्यू नीचे आ गई।
आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि जब जब पैसे की कदर कम होती जाती है, गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। आजकल सोने का रेट आप सब लोगों को पता है आसमानों से बातें करता है। क्यों करता है? क्योंकि पैसे की कदर बहुत कम हो गई है। मार्केट में पाकिस्तानी रुपीस की वैल्यू बहुत कम है। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे पास एक तो गोल्ड रिजर्व्स कम थे और दूसरा हमने उसकी एक्सेस से भी ज़्यादा पैसे प्रिंट कर दिए। अब इस पॉइंट से हमें इतना तो क्लियर हो गया कि क्यों पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है और क्यों डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। बट पॉइंट एक ये आता है माइंड में कि पैसे को प्रिंट करने का राइट तो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है और वो एक गवर्नमेंट का इदारा है। और अगर हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ का इल्म है कि पैसे को प्रिंट करने से पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है क्योंकि हमारी पेपर मनी गोल्ड रिजर्व से एक्सीड करती जा रही है, तो फिर वो एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी को क्यों प्रिंट कर रहे हैं? क्या है इसकी वजह? तो इसको समझने के लिए आपको एक बात बताता चलूं कि हम समझते हैं कि बैंक्स हमारे सच्चे दोस्त हैं। वो हमारे पैसों को संभाल के रखते हैं सिर्फ हमारे लिए। बट आपको एक चीज़ बता दूं तो बैंक अंदर ही अंदर में आपके पैसों के साथ बहुत बड़ी गेम खेलते हैं। पैसा बर्बाद। वो आपको इस चीज़ का इल्म ही नहीं होने देते कि किस तरह वो आपके पैसों को यूज़ करके खुद दिन ब दिन कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक पॉइंट को समझना पड़ेगा कि हाउ बैंक वर्क्स, कि ये आखिर बैंक किस तरह काम करते हैं। हमारी ट्रांजैक्शंस, हमारे लिए गए लोन्स, हमारे डिपॉजिट किए गए पैसे किस तरह बैंक में रिजर्व रहते हैं और बैंक किस तरह इनको यूटिलाइज करके अपने पैसे कमाता है। तो चले बात करते हैं इस पर। तो चले इस टॉपिक पर बात करेंगे हम अगली वीडियो में। ये वीडियो पहले ही काफ़ी एक्सीड कर चुकी है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। और ये टॉपिक ऐसा है जिस पर बात करने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। अभी के लिए लास्ट थिंग, हाउ एक्चुअली द करेंसी वर्क्स। इसको समझने के लिए पहले आपको थर्ड पार्ट बैंकिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा कि बैंक्स किस तरह काम करते हैं। फिर आपको समझ आएगी कि आखिर ये पैसा किस तरह काम करता है। तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं। तो अगली वीडियो में हम इसे डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बैंक्स किस तरह अपनी होशियारी दिखाकर हमारे साथ चूना लगाते हैं। ये था हमारा मिस्ट्री ऑफ मनी का पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि आपको बता दिया हाउ एक्चुअली द बैंक वर्क्स, कि बैंकिंग सिस्टम किस बेस पर काम करता है। बहुत मज़े की वीडियो होगी, वो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको ऑन द टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।